कंप्लेंट करी है आपने ना यामाहा में, उसे क्लोज करवा दीजिए बस। कि जितना मेरे को पता है ये मेरे साथ स्कैम कर रहा है आप लोगों ने, कि 10,000 रुपये आप लोगों ने रख के और मेरा लोन अमाउंट बढ़ा के डाल दिया है। तो यार मेरे साथ 13,000 का स्कैम कर दिया इन लोगों ने, और मुझे 2 महीने बाद पता चलता है ये चीज़। और ये गाइस बिल्कुल भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि आप सामने देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं और मैंने इन पे कॉल पे भी बात कर रखी है, जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, जो मैं आपको इस वीडियो में अगर तुम भी न्यू बाइक लेने वाले हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने भी ये सारी चीज़ें चेक नहीं की तो तुम्हारे साथ भी इससे ज़्यादा का स्कैम हो सकता है और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा भाई। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मेरे साथ स्कैम कैसे हुआ और मेरी गलती क्या थी, और अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो आप लोग क्या चेक कर सकते हो। जो मैंने अपनी बाइक ली 179 के इसका ऑन रोड प्राइस बताया गया था मुझे, और मैंने 50,000 डाउन पेमेंट किया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड लोन अमाउंट होना चाहिए था 129 के आसपास होना चाहिए था। और मैंने फिर बाइक ली और मैं चलाया घर। मैंने काफ़ी मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके। एंड उसके बाद टाइम गया, मतलब एक EMI भी चली गई मेरी। फिर मैंने चेक किया, मतलब कि मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं बैठा हुआ था, मतलब फ़ोन चला रहा था ऐसे ही, तो क्यों ना मैं अपना EMI चेक कर लूँ एक बार कि कितने मंथ, अगले मंथ कितनी जाएगी, या फिर रिड्यूसिंग में है या फिर कुछ नहीं है, फ्लैट जो EMI जाएगी वही जाएगी। तो मैंने उसको ओपन किया एंड उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा लोन अमाउंट जो दिखा रहा था 141 के। एंड फिर मुझे लगा कि ये कैसा हो गया। फिर मैंने पूछा, मतलब जो मेरे भाई लोगों ने ले रखी थी गाड़ी, उनसे पूछा, और एक भैया हैं जो बैंक में ही काम करते हैं HDFC में, तो उनसे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि तेरे साथ स्कैम हो गया है। उसके बाद मैंने यामाहा के शोरूम में कंप्लेंट डाली इसकी। तो यार गाइस जब 13,000 रुपये ज़्यादा उसमें दिख रहा था, तब फिर मैंने पूछा अपने भाई से, तो उन्होंने बताया कि ये तो ज़्यादा दिखा रहा है इसमें तेरा। और फिर मैंने, एक भैया हैं जो HDFC में बैंक में जॉब करते हैं, तो उनको दिखाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने तेरे साथ जो है वो 10,000 रुपये तक का तेरे साथ स्कैम कर दिया है। तो फिर मेरे को पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो रखा है। एंड उसके बाद मैंने यामाहा में कंप्लेंट डाली इन लोगों की। उसके बाद मैंने इनको शोरूम पे भी कॉल किया, ठीक है। तो इन लोगों ने मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट किए इस चीज़ को लेके कि नहीं आपको सब चीज़ बताया गया था, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यामाहा शोरूम में कॉल किया, उनको सब चीज़ बताया, और वो रिकॉर्डिंग में अभी आपको आप सुन सकते हो। लेकिन वो अभी जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो 21 मिनट 22 मिनट की लगभग सारी रिकॉर्डिंग है एक एक, और मैंने 8-10 कॉल पे बात किया ऐसे 3-4 दिन लगभग। तो सारी रिकॉर्डिंग मैं इसमें सुना नहीं पाऊँगा। अगर आपको सेपरेट सुनना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा, मतलब किसी ड्राइव में अपलोड करके, और उसका लिंक दे दूँगा जिससे आप आराम से वो सुन सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है। वैसे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जो बात हुई है। जब मैंने यामाहा शोरूम में जो कंप्लेंट डाली तो उन लोगों ने मेरे से 2 दिन का टाइम मांगा कि आप 2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, और उसके बाद हम आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो आपने कंप्लेंट डाली है इसको सॉल्व करते हैं जब तक। मैंने बोला ठीक है। और फिर शोरूम से मेरे को कॉल आने लगे, ठीक है, कॉल आने लगे। वो लोग मेरे से काफ़ी बहस करने लगे कि ऐसा नहीं, आपने कंप्लेंट रेज़ कर दी है, कि आप कंप्लेंट अपना वापस लीजिए, कि आपको जो भी चीज़ बताया गया था वो सब चीज़ बता रखा था। तो मैंने उनसे बात करी कि मेरे जो 13,000 रुपये लगे हैं ना, जो ज़्यादा लगे हैं, उसका मुझे ब्रेकडाउन दीजिए। तो उन लोगों ने ब्रेकडाउन क्या दिया वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये जो आप देख सकते हो, ये लगभग इन्होंने मेरे को एक इमेज भेजी जिसमें ये सारे जो ब्रेकडाउन दिए थे। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन आप देख सकते हो इसमें भी पैसे कम लगे हुए, 13 मतलब 9,000 कुछ दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो मेरा ज़्यादा अमाउंट जो लोन में ऐड कर रखा है इन्होंने, वो फिर भी 3,000 रुपये के आसपास ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर मैंने इस पे बात करी तो ये लोग सिर्फ 3,000 रुपये देने के लिए मेरे मान गए, ठीक है। बोरी कि आपके जो 3,000 रुपये हैं वो रिफ़ंड कर देंगे, और बाकी जो इन्होंने जो चार्जेस दिखाई, ये कोई भी चार्जेस मैंडेटरी नहीं थे। मैंडेटरी इसमें सिर्फ जो था वो क्या बोलते हैं, जो लोन का प्रोसेस जो 2600 के आसपास दिखा रहा है वो था, और एक स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, बस ये 2 ही चार्जेस जो मेन थे। बाकी इन्होंने जो मेरा लोन किया था बाइक का, उस पर इन्होंने इंश्योरेंस कर दिया था जो कि 3600 के आसपास था। इसके लिए मुझसे कोई परमिशन ली, और परमिशन नहीं ली इन्होंने, और उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करी मेरे से। और फिर मैंने अपने भैया से भी इनसे बात करवाई, और जब भैया ने उनसे बात करी ना मेरी, तब जाके ये लोग बोल रहे थे कि क्योंकि वो भी लोन का ही देखते हैं, तो उनको पता था कि आप लोगों ने इससे पूछा नहीं है और आप लोगों ने ऐसे ही कर दिया। और ये लोग मेरे से झूठ भी बोल रहे थे कि आपसे हमने नॉमिनी डिटेल्स ली। तो वो नॉमिनी डिटेल्स जो ली इन्होंने, वो जो क्या बोलते हैं, ऑन रोड जो प्राइस होता है उसके साथ जो गाड़ी का इंश्योरेंस आता है 5 साल का या जितने साल का भी है, तो 10,000 रुपये का जो इंश्योरेंस दे रखा था उन्होंने, उसके लिए नॉमिनी डिटेल्स ली थी।
जो इन्होंने जो लोन करवाया मैंने उस चीज़ पे भी इन्होंने इंश्योरेंस कर दिया था 3600 रुपये। तो उसका मेरे को कोई बताया नहीं था उन्होंने कुछ भी, वो अपने मन से उन्होंने कर दिया। ये जो गाइस जो क्या बोलते हैं, जो ब्रेकडाउन मेरे को दिया इन्होंने, ये भी नहीं दे रहे थे, बहुत टाइम लगा इस चीज़ को लेने के लिए भी। एंड लेने के बाद मतलब मैंने ऐसा इनको बोला कि मैं कंप्लेंट फाइल करूँगा कोर्ट में अगर आप लोग नहीं देते हो तो फिर इन्होंने मेरे को ये चीज़ें दी। एंड उसके बाद फिर मैंने IDFC के बैंक में कस्टमर केयर से बात करी, ठीक है। तो कस्टमर केयर से जब मैंने बात करी तो वहाँ से मैंने बोला कि इन्होंने मेरे को बिना बताए जो है इंश्योरेंस का ऐड करा है, इसको मेरे को रिमूव करवाना है कि कैंसिल कीजिए। तो बोले कोई नहीं सर, हम ये हो जाएगा आपका, कुछ सेपरेटली अमाउंट कट जाएगा 3600 रुपये में से। तो उन्होंने वो मतलब रेज़ कर दिया और 15-20 दिन बाद जाके वो मेरे को 3000 रुपये मिले। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ कि IDFC से आ रखा है। और 3000 रुपये शोरूम वालों ने दिए जो इन्होंने घपला किए थे। तो लगभग 6000 रुपये ही आ पाए मेरे, और जो मेरे को आना चाहिए था 10,000 के आसपास आना चाहिए, मतलब 4000 रुपये का समझ लो लॉस ही लग गया इस चीज़ में। और एक बात बताऊं तो सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी कि मैं मतलब कोई भी चीज़, या मैं ही क्या या आप भी अगर जाओ वहाँ पे कुछ लेने फर्स्ट टाइम तो थोड़ा एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होता है, और मैं किसी सीनियर को लेके नहीं गया था अपने साथ। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, जो कि शायद मेरे को इस वजह से लॉस हुआ। और वैसे कोई सीनियर भी ज़्यादा तो इतनी गहराई में चीज़ें ध्यान नहीं देता कि ये लोग ऐसे, मतलब आप भी अगर जाओगे तो आपको भी ऐसे घुमा फिरा के इंश्योरेंस ये लोग ऐड कर ही देते हैं। हमारी गलती, मतलब मेरी गलती ये थी कि मैंने उन चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया। जैसे कि मुझे पूछना चाहिए था उनसे कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो कितना है, मेरी EMI कितनी जा रही है, और मेरी EMI मुझे खुद कैलकुलेट करके देखना चाहिए था। एंड लोन अमाउंट में इनसे पूछना चाहिए था मुझे कि ये आप लोग जो चार्जेस ले रहे हो, प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी ही ले रहे हो ना, बाकी जो आपने 5-6 चार्जेस जो आपने इसमें देख सकते हो 1100 रुपये का, और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस इन्होंने लगा रखे हैं, वो सब नहीं लगते हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती लगा रखे थे। तो ये सब चीज़ें आप बचा सकते हो अगर ये चीज़ें पूछो तो। और आप उस टाइम अगर बोलो कि ये सब नहीं दे सकता मैं, और ना करो, तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, क्योंकि वो जो भैया थे उन्होंने बताया। अब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा तो मुझे आइडिया हो गया कि क्या क्या होता है वहाँ पे, क्या क्या चेक करना होता है। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर, मतलब बाइक को लेकर। उस टाइम आप भी होगे तो थोड़ा नर्वस भी था मैं उस टाइम, तो इतना चीज़ें कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, 4999 रुपये तो जा रही है EMI, क्या दिक्कत है, मैं भर दूँगा, ठीक है, 3 साल तक या 2 साल तक, या आप 1 साल का भी कराओ तो 1 साल तक भी भर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो ये सारे आपके लोन में कट जाते हैं। और ये रिफ़ंड भी मिला तो मेरे को 6000 रुपये मिला। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोन में गया तो उसका इंटरेस्ट भी, मतलब अगर आप सोचो 5 साल का आपका लोन हो तो वो इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, उसके अंदर कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो इंटरेस्ट ही हो गया आपका। 3-4 ये जो 10,000 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिया उस चीज़ पे इंटरेस्ट भी इतना लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो रिफ़ंड भी करते हैं तो आपको लॉस ही होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख लो तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछो। पहले तो बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है, उसका रिटर्न पे एक वो सब चीज़ें लिख के देते हैं, वो सब चीज़ें लिखवा लो। एक शोरूम प्राइस कितना है, ठीक है, और ऑन रोड प्राइस में क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब मिलता ही है बाइक का। ओवरऑल मतलब ऑन रोड प्राइस सब चीज़ का ही होता है। और कैश में ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उतना ही होता है। जो फाइनेंस करवाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले आप रिटर्न में उनसे प्रूफ मांग लो कि जो मेरा लोन जो फाइनेंस कर रहा है आपका जो भी बैंक है, उससे प्रूफ मांग लो कि आप लोग क्या क्या चार्जेस लगाओगे, मेरा लोन कितना होगा, और हर चीज़। और हो सके तो आप किसी जो आपका साथ वाला है उससे वीडियो भी बनवा लो, ताकि अगर बाद में ये लोग एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, तो आप ये दिखा के उनसे वापस ले सको। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। और भाई अगर सेलर वगैरह वहाँ पे जो भी है, अगर वो आपको बोले कि आपका सबसे बेस्ट कराएंगे या कुछ भी कराएंगे, तो भाई उन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। क्योंकि मैंने भी ट्रस्ट किया था, उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट आपका हम करवा देंगे IDFC में। तो ये सब चीज़ें ये लोग पागल बनाते हैं, इनको सिर्फ अपना देखना होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखो कि ये सब ना मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट उन पे करो ही मत। गाड़ी आप पहले अच्छे तरीके से देखो। एक बार ये अगर आपके नाम पे होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे पहले आप अच्छे तरीके से देख लो कुछ सारे, पहले आपको जो गाड़ी मिलने वाली है उस चीज़ को अच्छे तरीके पहले जाके अपनी गाड़ी को चारों तरफ से देख लो। इसमें एक और चीज़ है, प्रॉब्लम है, जो कि उस नाम पे होने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।
और पूरा अच्छे तरीके से चेक करने के बाद जो आपकी बाइक है, मतलब जो आपको मिलने वाली है, उस बाइक को बोलो कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से चेक करने के बाद एंड उन पे रिटर्न में आप हर एक चीज़ लो, जो कि बैंक वाले जो समझा रहे हैं आपको फाइनेंस में, ये आपका इतना लोन होगा, ऐसे होगा, तो सारी चीज़ें रिटर्न में लो और उनको खुद कैलकुलेट करके देख लो। अगर तुम भी बाइक लेने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें याद रखना अगर पैसे बचाने हैं तो, क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से आते हैं। अगर तुम खुद बाइक ख़रीद रहे हो तो तुम्हें पता होगा कितना तुमने इंतज़ार किया होगा एक बाइक को लेने के लिए, क्योंकि मैंने भी खुद के पैसों से लिया तो मुझे पता है। और चाहे आपके घर वाले भी क्यों ना दिला रहे हों, तो वो भी कितनी मेहनत से दिला रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप 10-12 हज़ार रुपये भी फालतू में किसी को दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा है वो उनके लिए भी। तो इस वीडियो को उन भाइयों को भी शेयर कर देना जो बाइक लेने जा रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं लेने की। और मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, और रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। वो सारी कम से कम 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो आप वो सुन सकते हो। अदरवाइज़ मैंने जो बताया, जो सब चीज़ आपको बता दिया है इसके ऊपर मैंने, बाकी जो उन्होंने ब्रेकडाउन दिया था वो भी मैंने बता दिया है। वो ब्रेकडाउन में जो 5-6 चार्जेस लगे हुए ना, वो सब यार मतलब कि मैं बचा सकता था। वो सब सिर्फ 2 ही चार्जेस लगने थे उसमें, स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ी। तो मतलब 3,000 के आसपास लगना चाहिए। 10,000 रुपये मेरे डूबे उसमें, जिसमें से मेरे को 6,000 रुपये वापस मिले, 4,000 डूब गए मेरे। और मैं नहीं चाहता आप लोगों को कभी नुकसान हो, तो वीडियो को शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।